अगर राजनीति में मूर्खता का कोई अध्याय होगा तो जीतन राम मांझी उसके सबसे बड़े चैप्टर होंगे। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया है और कह रहे हैं कि भगवान राम गोस्वामी तुलसीदास और ऋषि वाल्मीकि की क्रमशः रामचरितमानस और रामायण के एक पात्र हैं। और यह पहली बार नहीं है कि जब जीतन राम मांझी इस तरह की बात कर रहे हैं। अब दुर्भाग्य है कि वह जिस जाति के नेता बनना चाहते हैं या होने का दम भरते हैं, उसके उत्थान के लिए, उस समुदाय से आने वाले युवाओं की नौकरी के लिए वह क्या कर रहे हैं, यह सवाल अगर उनसे पूछ लिया जाए तो उसका जवाब उनसे नहीं दिया जाएगा। लेकिन दशकों पुराने जाति के गड्ढे में जीतन राम मांझी अपने समुदाय को लेकर जाने के लिए हजारों साल पुराने भारतीय समाज के आदर्श को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अब भगवान राम सच है या झूठे हैं, वह किरदार है या अवतार है, इस पर बात करने के लिए बुद्धिमान और गुणी लोगों की आवश्यकता है। पक्ष और विपक्ष दोनों वैज्ञानिक तर्क दें, नैतिक तर्क दें, सामाजिक तर्क दें, फिर बात की जाए और नतीजे पर पहुंचा जाए। और जीतन राम मांझी इन दोनों में से एक भी कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं। इसीलिए उनके इस विमर्श को राम पर बोले गए शब्द के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि वोट के लिए बोले गए एक बेहद ग्लिच बयान के तौर पर देखा जाना चाहिए। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि बार बार जीतन राम मांझी भगवान राम के अपमान के जरिए अपनी किस घपलेबाजी पर पर्दा डालना चाहते हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने एक बार कहा था कि जनता जब आर्थिक न्याय की मांग करने लगे तब उसे किसी दूसरी चीज में उलझा दिया जाए। शासन करने का सबसे बेहतर तरीका हरिशंकर परसाई ने बता दिया था। अब हरिशंकर परसाई कहकर चले गए। उन्होंने लिखा व्यंग था, लेकिन कुछ कम पढ़े लिखे लोगों ने इसे सीधे सीधे समझ लिया और राज करने का नया फॉर्मूला बना लिया। और जीतन राम मांझी उन्हीं लोगों में से एक है। उन्होंने यह फॉर्मूला बना लिया है कि जनता के बीच जब यह सवाल आने लगे कि आप कहते हैं आप हमारे नेता हैं, लेकिन आपकी कोठियों के कमरे बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमारी झोपड़ियों वाले छत मकान में कभी तब्दील नहीं हो पा रही है। आपके बेटे के काफिले में गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हमारा बेटा नौकरी के लिए तरस रहा है। ऐसा क्यों? जीतन राम मांझी इस सवाल से बचने के लिए हरिशंकर परसाई के इस व्यंग्य का सीधा सीधा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही उनके समुदाय के बीच इस बात की सुगबुड़ाहट होनी शुरू होती है कि भाई मांझी जी तो हमारे नेता हैं, हमसे वोट यह कहकर लिया था कि हम आपकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे, सत्ता में आपकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, आपका उत्थान होगा। लेकिन उत्थान और भागीदारी सिर्फ जीतन राम मांझी के परिवार वालों की और रिश्तेदारों की हो रही है। आम जनता का ना उत्थान हो रहा है, ना राजनीति में भागीदारी मिल रही है और ना ही उनके कमाने खाने का कोई प्रबंध हो पा रहा है। और जैसे ही ये तमाम बातें जनता के बीच होने लगती हैं, जीतन राम मांझी एक बार फिर से सैकड़ों साल पुराना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बीच में ला देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार का यह दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ लोकतंत्र के 70 साल से भी ज्यादा बीत जाने के बाद भी जनता ने वोट देने का सिर्फ एक आधार बनाया है, और वह है आपकी हमारी जाति। और इसी बात का फायदा नेता उठाते हैं, जिनमें अकेले जीतन राम मांझी नहीं है, बल्कि हर एक नेता चाहे मुखर होकर चाहे दबी जबान से इस बात को कह देता है कि वह फलाना जाति वाला है और दूसरी जाति वाले इस जाति को खा जाएंगे या उसको पचा जाएंगे, इसीलिए इस जाति को मजबूत करो, वोट बैंक बन जाओ। उन सवालों पर मत जाओ जो असल में तुमको मजबूत करेंगे। सवाल वही उठाओ जो उस नेता के वोट बैंक को मजबूत कर रहा हो। और जीतन राम मांझी का बार बार बीच में भगवान राम को लेकर आना, हर बार उनके अस्तित्व पर प्रश्न उठाना और उसके जरिए वर्तमान राजनीति को साधना, सब कुछ एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट है जिसे हर बार जीतन राम मांझी जैसे लोग जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जीतन राम मांझी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि कितने लोगों को कुटीर उद्योग खुलवा दिया जिससे उनका घर चल सके, कितने लोगों को पैरवी करके कहीं दफ्तर में अपने नौकरी दिलवा दी ताकि वह बेहतर जिंदगी जी सके, कितने बच्चों को सही स्कूल में पढ़ने आपने भेज दिया अपने खर्चे पर ताकि वो अपना भविष्य बना सके, और कितने मरीजों को अस्पताल भेज दिया आपने ताकि वो बिस्तर पर पड़े पड़े सिर्फ वोट देने के लिए जिंदा ना रहे, बल्कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ काम कर सके। यह सवाल जीतन राम मांझी जी जिस सभा में जाएं वहां उनसे पूछा जाना चाहिए। और जैसे ही वह यह बात करना शुरू करें कि राम ने ऐसा किया, राम ऐसे हैं, राम वैसे हैं, तुरंत उनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि राम ने जो किया सो किया
और उन्होंने जो किया उसका नतीजा यह है कि आज करोड़ों परिवारों में वो पूजे जाते हैं। लेकिन आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसकी वजह से कोई आपको सम्मान की नजरों से देख सके? मुझे नहीं लगता है कि जीतन राम मांझी को पूरे बिहार में एक भी व्यक्ति सम्मान भरी नजरों से देखता होगा। जाके जाति के आधार पर मूर्ख बनाने वाली राजनीति करने वाले जीतन राम मांझी से वाजिब सवाल पूछे जाने का वक्त है और जरूरी है कि इस पर चर्चा हो और एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए कि जीतन राम मांझी जब से सक्रिय राजनीति में है या जीतन राम मांझी जैसे जितने भी नेता जब से सक्रिय राजनीति में है और जितनी बार उन्होंने जाति की बात करके वोट निकलवाए हैं, क्या इस कालखंड में उन्होंने अपनी जाति के उत्थान के लिए कोई काम भी किया है? और उस रिपोर्ट कार्ड को जीतन राम मांझी जैसे नेता चुनाव में जब वोट मांगने जाएं तो अपने घोषणा पत्र के साथ चिपका करके जनता को दे दें और साथ ही मंचों से उनके इस रिपोर्ट कार्ड को पढ़ा जाए और जनता को बताया जाए कि इन्होंने अपनी इस जाति का उत्थान करने के लिए क्या काम किया है। यकीन मानिए जीतन राम मांझी को पूरे बिहार से 50 वोट भी नहीं मिलेंगे और भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाकर यह कहकर कि फलाना जाति के लोग फलाना जाति के यहाँ नहीं खाना खाते हैं सिर्फ मूर्ख बनाया जा सकता है, क्योंकि जीतन राम मांझी के पास इतना पैसा है, इतनी ताकत है, इतना सत्ता का साथ है कि कोई भी नेता या व्यक्ति इनके साथ खाना खाने से या बैठने उठने से मना नहीं कर सकता है। तो इस चीज से हर किसी को यह सीखना चाहिए कि आज की तारीख में भेदभाव का आधार जाति नहीं है बल्कि पैसा है, ताकत है, आपका काम है। अगर आपके पास काम है तो पैसा है तो दुनिया की कोई जाति का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके साथ बैठकर खाना खाने में गुरेज करेगा। अन्यथा पैसा नहीं है तो जिनको यह जीतन राम मांझी स्वर्ण कहकर गाली दे रहे हैं उनकी अपनी जाति के लोग उस गरीब के घर में पानी पीने तक में नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। बाकी अब समझदार है, समझ सकते हैं। अब बढ़ते हैं इन शॉर्ट्स की तरफ। आज की इन शॉर्ट्स में पहली खबर, शिवपाल यादव ने तत्काल प्रभाव से प्रसपा की सभी प्रादेशिक और राष्ट्रीय कमेटियां भंग कर दी है, साथ ही सभी पदाधिकारियों को पद खत्म कर दिए हैं। इसे शिवपाल यादव के अगले राजनीतिक कदम की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है और ये भाजपा में जाने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। बढ़ते हैं दूसरी खबर पर। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल दिवस पर चंबा में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी घोषणाएं की है। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि हिमाचल में महिलाओं से बस किराया 50% लिया जाएगा। प्रदेश में 125 यूनिट तक निःशुल्क घरेलू बिजली की सुविधा दी जाएगी। इससे पहले 60 यूनिट तक निःशुल्क घरेलू बिजली की सुविधा दी जा रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल माफ होगा। अब तीसरी खबर, देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज राम जन्मभूमि के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, यूपी सरकार के तमाम मंत्री और कई भाजपा नेता मौजूद थे। उपराष्ट्रपति ने यहाँ रामलला का दर्शन पूजन कर मंदिर निर्माण की प्रगति देखी। उनके स्वागत में जगह जगह आयोजन किए गए। अब आते हैं चौथी खबर पर। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही क्यों जा सकते हैं। दरअसल यूक्रेन को समर्थन देने के लिए व्हाइट हाउस की तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन क्यों जाने वाला है। इसके बाद बाइडेन या वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के यूक्रेन जाने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बताएं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 9 अप्रैल को क्यों जाकर हालात का जायजा लिया था। बाकी अब आते हैं इन शॉर्ट्स की अगले खबर पर। बरेली में पाकिस्तान के समर्थन करने वाला गाना सुनने पर 2 चचेरे नाबालिग भाइयों को पुलिस ने शुक्रवार को पकड़ लिया है। इन दोनों भाई की दुकान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद गाना बज रहा था। मामला भूता थाना क्षेत्र के सिंघई गांव का है। दोनों किशोर चचेरे भाई हैं। इनकी उम्र 16 और 17 साल है। पूछताछ में पत्तों ने बताया कि उनकी कोई गलत मंशा नहीं थी। फिलहाल शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों नाबालिगों को छोड़ दिया है। अब आते हैं आज के कानून के हिस्से की तरफ। गैर सरकारी सहायता प्राप्त एक निजी स्कूल के शिक्षकों की तरफ से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम निर्णय सुनाते हुए कहा कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल के कर्मचारी भी सरकारी स्कूलों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ पाने के हकदार है। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव की पीठ ने एलकान पब्लिक स्कूल के प्री प्राइमरी लाइब्रेरियन सहित शिक्षकों को राहत दी। पीठ ने स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया कि वह 7वें वेतन आयोग के तहत याचिकाकर्ता के वेतन और अन्य लाभों नियमों के अनुसार फिर से तय करें और 3 माह में बकाया भुगतान करें। तय समय में बकाया राशि के भुगतान पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन देरी पर 6% वार्षिक ब्याज लगेगा। अब आते हैं आज के अंतिम हिस्सा, नसीहत पर। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं।
अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। बाकी अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।